अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा एमडी कैट लेक्चर नंबर 3 और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर्स को डिस्कस किया था और वेक्टर्स ही हमारा चैप्टर चल रहा है। तो उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो किया था स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, पढ़ा था, समझा था उसके पॉइंट्स को। और मैंने आपको उसी दिन बताया था कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसके साथ साथ हमारे पास एक और प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेक्टर। क्या इसका नाम होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। और ये दोनों टॉपिक जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आ जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को। तो जब हम किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो आंसर हमारे पास स्केलर आ रहा होता है या तो आंसर हमारे पास वेक्टर आ रहा होता है। तो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर में स्केलर आ जाए तो उसको हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हो और अगर उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसी वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्रॉस से होता है। तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन विद क्रॉस। और स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट क्योंकि उधर हम मल्टीप्लीकेशन को शो करते हैं डॉट से। तो एक होता है ए डॉट बी जबकि दूसरा होता है ए क्रॉस बी। ए डॉट बी का आंसर हमेशा स्केलर और ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स या इज इक्वल टू, जो भी लिखना चाहो, गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन आपको स्केलर क्वांटिटी दे रही है तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। और अगर किसी भी दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन आपको वेक्टर क्वांटिटी दे रही है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है ना। और इसकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा क्रॉस से। तो भाई पहला वेक्टर हमारे पास होगा ए, ये मल्टीप्लाई करेगा दूसरे वेक्टर के साथ बी। और अगर आंसर में आपको तीसरा वेक्टर मिले सी तो मैं कहूंगा कि ए मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ और क्योंकि हमें तीसरा वेक्टर मिला, आंसर वेक्टर मिला, तो आपको इन दोनों के बीच में लाजमी क्रॉस लगाना पड़ेगा क्योंकि आंसर में वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब इट मस्ट बी अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। आपको याद है हम लोगों ने ए डॉट बी इज इक्वल टू सी नहीं लिखा था, हमने ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा लिखा था क्योंकि ए डॉट बी से आपको तीसरा यानी कि कोई नया वेक्टर नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। लेकिन क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन की वजह से आपको एक नया वेक्टर मिलेगा तो आपने यहां पर सी लिखना होता है। तो सी इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और दूसरी बात, इसको लिखने का एक और तरीका, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब अगर मुझे इस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि भाई सी जो वेक्टर आ रहा है सी का मैग्नीट्यूड है कितना, तो मैं क्या करूंगा, ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? वेक्टर प्रोडक्ट की। तो पहली बात, ए क्रॉस बी हमें हमेशा बराबर आएगा सी के। और दूसरी बात, अगर आपने सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो फिर हम सी नहीं लिखते बल्कि हम ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा लिखते हैं।
ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या था, ए बी कॉस थीटा। तो आपने डिफरेंस यही रखना है कि जब स्केलर प्रोडक्ट होता है तो ए बी कॉस थीटा होता है, जब वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो ए बी साइन थीटा होता है। तो बड़ा डिफरेंस है कि एक प्रोडक्ट में हम कॉस फंक्शन यूज करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट में हम लोग साइन फंक्शन यूज करते हैं। और यही मेन डिफरेंस है जो इन दोनों को बिल्कुल अलग कर देता है, इनके सॉल्यूशंस को, हर चीज को बिल्कुल डिफर कर देता है। ठीक है ना। सो ए बी साइन थीटा। अगेन अगर हम थीटा की बात करें तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल, हमेशा एंगल होता है ये, एंगल कहां पर, किसके दरमियान, बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहां पर जो दो वेक्टर्स हैं, तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान आपको जो भी एंगल गिवन होगा वो आप यहां पर थीटा की जगह पे पुट करेंगे, यानी कि ए बी साइन थीटा में जो थीटा आ रहा है, थीटा की जगह पे आप एंगल पुट करेंगे। ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स को। मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये हमारे पास फिजिक्स में कहां कहां अप्लाई होता है, या हमारे पास फिजिक्स में कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर हम वेक्टर प्रोडक्ट होता हुआ नजर आता है हमें, या हम देखते हैं। याद है आपको मैंने स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स दिखाई थी, जैसे वर्क स्केलर प्रोडक्ट था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, पावर स्केलर प्रोडक्ट था किस किस का, फोर्स और वेलोसिटी का, बल्कि था नहीं अभी भी है, था इन अ सेंस कि हमने पढ़ा था। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर एक दो एग्जांपल इसकी भी लिखनी होगी कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कहाँ होती है, मतलब वो फिजिक्स का कौन सा टॉपिक है जहां पर आप वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टॉर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म का सिंबल होता है आर, एंड फोर्स यानी कि एफ। तो याद रखिएगा जब भी आप मूवमेंट आर्म को, ये टॉपिक आगे हम डिस्कस कर लेंगे अगर आया तो, वैसे टॉपिक है नहीं। जब भी हम मूवमेंट आर्म को, मूवमेंट आर्म का मतलब आर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना फोर्स के साथ एफ, और क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, इसके पास भी डायरेक्शन होती है, इसके पास भी डायरेक्शन होती है, तो हमें इनका आंसर मिलता है टॉर्क। और पता है टॉर्क खुद भी एक वेक्टर है। तो अगर मैं मूवमेंट आर्म को एफ से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और तीसरा टॉर्क आ रहा है और टॉर्क खुद भी वेक्टर है, तो इसका मतलब मुझे आर और एफ के दरमियान लगाना होगा क्रॉस। तो आर क्रॉस एफ हमेशा बराबर होगा टॉर्क के। और अगर यहां से क्रॉस रिमूव करेंगे तो ये बनेगा आर एफ एंड साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। तो या तो आप लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में, या तो आप लिखते हैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में। जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एरोज के साथ लिखते हैं, जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो फिर एरो नहीं आता, फिर मैग्नीट्यूड में सिंपल लेटर्स के साथ लिखा जाता है। ठीक है। तो आर एफ साइन थीटा इट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। और टॉर्क किसके बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। एनदर एग्जांपल, हम एग्जाम्पल में इसमें हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट में बहुत सारी एग्जाम्पल आ जाती है, जैसे एंगुलर मोमेंटम आ गया, या हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इज द वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी कि आर एंड लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी कि पी विद एरो। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि जब भी आप पोजीशन वेक्टर, सर्किल की बात कर रहे हैं, सर्किल में जो रेडियस होता है ना, अगर उसको हम डायरेक्शन के तौर पर लें तो फिर वो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। क्या बता रहा हूं, सर्किल का जो रेडियस होता है बेसिकली आर, ये वही रेडियस है, लेकिन अगर उस रेडियस को हम डायरेक्शन की फॉर्म में लें तो फिर वो क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन में हम उस पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के साथ, तो हमें मिलता है उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। क्या करेंगे, हम आर को मल्टीप्लाई करते हैं पी के साथ, ये दोनों वेक्टर, तो आंसर में हमें मिलता है एंगुलर मोमेंटम एल, और ये भी वेक्टर।
तो अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीसरा भी वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब आपने बीच में क्रॉस पुट करना होगा, और क्रॉस रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा इज इक्वल टू एल। सही है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल हो गई किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। आर क्रॉस पी बराबर होता है एल के, या क्रॉस हटाएंगे तो आ जाएगा आर पी और साइन थीटा। तो एक वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और दूसरा जो है वो स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट होगा और यहां से इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे, हम चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इस वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाली इक्वेशन को कैसे। तो जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर हमेशा वेक्टर फॉर्म में आता है, और जब यहां से आंसर निकालते हैं तो हमेशा मैग्नीट्यूड फॉर्म में आता है। मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब ये होता है आंसर में सिर्फ नंबर दिखेगा, नंबर, कोई आई जे के नहीं होगा। और वेक्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आई जे और के के साथ आपको वैल्यू नजर आएगी। ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गई वेक्टर प्रोडक्ट की। एक और चीज, अब हम बात करते हैं इस वेक्टर सी की। एक बात याद रखिएगा, ये जो सी वेक्टर है ना, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। ये जो सी वेक्टर है ना, क्योंकि ये खुद भी वेक्टर है तो इसकी भी डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन के बारे में जो डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब हम एक दो पॉइंट्स के अंदर इस सी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्या, डायरेक्शन ऑफ सी, या फिर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो एक ही बात है, मैं अगर सी कहना चाहूं तो मैं उसको सी भी कह सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ सी, सी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, या उस सी को हम ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं, क्योंकि सी हमें किसकी वजह से मिला, ए क्रॉस बी की वजह से। तो हमारे पास दो सिंबल्स हो सकते हैं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी कह सकते हो और सी की डायरेक्शन भी कह सकते हो, यहां पर बात सेम सेम है। तो डायरेक्शन ऑफ सी या फिर ए क्रॉस बी कैन बी डिटरमाइंड by using right hand rule। राइट हैंड रूल, हमारे पास एक रूल होता है, बड़ा कॉमन सा, बड़ा आसान सा एक रूल है, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है ना। इस रूल की मदद से हम इस सी वेक्टर की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, राइट हैंड रूल हमारे पास डिफरेंट तरीकों से यूज होता है, जैसे कि हमारे पास फिजिक्स में एक दफा जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करके रखते हैं, इसमें कोई कर्ल वगैरह नहीं करते, स्ट्रेच करके रखते हैं, इसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। पाम, जब पाम रूल होता है ना तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल या बैंड नहीं करते। फिर एक दफा हम इसी राइट हैंड को अप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे, कर्ल करके, फिंगर्स को बैंड करके। तो यहां पर जब अप्लाई करेंगे ना, हम हमेशा अप्लाई करेंगे बैंड करके। चले वो बाद में देखते हैं, पहले एक पॉइंट आपको मैं और बताता हूँ, इस रूल को हम चेक करते हैं किस तरीके से किया जाता है। एक और पॉइंट वो याद रखिएगा कि ये जो सी वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगा मल्टीप्लाई होने वाले दोनों वेक्टर्स के साथ। मतलब ए क्रॉस बी करोगे, जो सी आंसर आएगा, ये सी हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए के भी, और यही सी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा बी के भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस पर हुआ और वेक्टर बी जो है वो वाई एक्सिस पर हुआ, तो जो सी वेक्टर है ना, वो कभी भी एक्स पर नहीं हो सकता, वो कभी भी वाई पर नहीं हो सकता, वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो फिर वो कहां पर होगा, वो जेड एक्सिस पर होगा। तो क्या बता रहा हूं, काम की बात है, याद रखिएगा। जो सी वेक्टर है वो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होता है मल्टीप्लाई होने वाले जो दोनों वेक्टर्स हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर, ए के भी और बी के भी। अब यही चीज यहां पर कैसे अप्लाई करोगे, तो मैं कहूंगा टॉर्क विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ। बोथ कौन, मूवमेंट आर्म की भी परपेंडिकुलर और फोर्स की भी परपेंडिकुलर। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ। कौन बोथ, पोजीशन वेक्टर की भी परपेंडिकुलर और ये एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर। तो ये लॉ है वेक्टर प्रोडक्ट का, ये रूल है वेक्टर प्रोडक्ट का, इसको याद रखिएगा। तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी या फिर सी। देखो एक ही बात है, मैंने सिर्फ यहां पर ए नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यहां पर बी नहीं लिखा। सी को लिखने के दो तरीके होते हैं,
या तो सी लिखो या पूरा ए क्रॉस बी करके लिखो। तो मैं यूं लिखूंगा कि ये जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी ना, ये हमेशा ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और ए क्रॉस बी का मतलब किसकी बात कर रहे हो? सी की बात कर रहे हो, ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी या फिर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी, ठीक है? अच्छा, इसी बात को लिखने का एक और तरीका होता है, दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड डी, ए एंड डी। इस बात का ये भी मतलब है। अब देखो दूसरी बात का मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहली बात आपने ये लिखा, मतलब आपको अगर आसानी से बताना हो ना, तो इसका आसानी से मतलब ये होता है कि जो वेक्टर सी होगा, वेक्टर सी हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए के और बी के दोनों के, ठीक है? पहली बात, आसान से आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। और इसी बात को बताने का एक और तरीका होता है, याद रखिएगा, वो प्लेन, प्लेन हमेशा दो डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल। वो प्लेन जिस पर ये दोनों वेक्टर्स होंगे, जैसे प्लेन क्या हो सकता है, प्लेन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लेन, फॉर एग्जाम्पल वाई जेड प्लेन, फॉर एग्जाम्पल एक्स जेड प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन हमेशा किसी भी दो एक्सिस से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मल्टीप्लाई होने वाले वेक्टर्स हैं ए और बी, ये एक्स वाई प्लेन पर हो, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे हो एक्स वाई प्लेन पर। क्या पता ये ए और बी वेक्टर जो है वो वाई जेड प्लेन पर हो, क्या पता ये ए और बी वेक्टर जो है वो एक्स और जेड प्लेन पर हो। तो याद रखिएगा, जिस प्लेन पर ये दोनों वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, इनका जो आंसर है मल्टीप्लीकेशन का, किसकी बात कर रहा हूं? सी की। वो वेक्टर सी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ए और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। तो सी हमेशा जेड एक्सिस पर होगा। अगर ये दोनों वेक्टर्स वाई जेड प्लेन पर हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि सी वेक्टर हमेशा वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस पर होगा। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक्स जेड प्लेन पर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि सी वेक्टर जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पर होगा। तो याद कैसे रखेंगे? जिस प्लेन पर ये दोनों वेक्टर्स होंगे, इनका जो मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वेक्टर सी, वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल व्हेन वी स्टडी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली बात, जो सी वेक्टर की डायरेक्शन है उसको हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल के जरिए। अभी हम चेक करते हैं कैसे, अप्लाई करके मैं आपको बताता हूं। और दूसरी बात, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, सही है ना? तो ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज में आता है डिफरेंट वेज के अंदर। बस आपने समझना होता है कि ये एमसीक्यू क्या बात कर रहा है, किस तरीके से इस पॉइंट को मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं, ठीक है ना? तो सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, ए के भी वेक्टर के परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। जिस प्लेन पर आर और एफ होंगे, टॉर्क हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन पर आर और पी होंगे, एंगुलर मोमेंटम हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? इसको नोट करिएगा। ओके,
हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी है। ठीक है, मैंने इनको परफेक्टली एक्स और वाई एक्सिस पे बना दिया। ए वेक्टर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और बी वेक्टर जो है, सॉरी, बी वेक्टर जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी के साथ, यानी कि ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, और चेक करेंगे कि जो सी आएगा वो सी बेसिकली कहां पर होना चाहिए। अब वैसे हमें एक बात समझ आ गई है कि जो अगर ए एक्स एक्सिस पर होगा और अगर बी जो है वो वाई एक्सिस पर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो सी वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि जेड एक्सिस पर होगा। लेकिन फिर भी रूल अप्लाई करके चेक करते हैं, जो मैंने आपको राइट हैंड रूल बताया था। सबसे पहले आपने अपने हैंड को या अपने फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर है। और यहां पर फर्स्ट वेक्टर, ऑर्डर में फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए। ऑर्डर मैटर करेगा भाई। तो ऑर्डर में पहला वेक्टर कौन है, ए। और ए किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो आपने अपने फिंगर्स को ऐसा रखना है, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, उसके बाद ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बी की तरफ, बी के साथ। और बी कौन सा एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फिंगर्स को उस तरफ पॉइंट करना है जिस तरफ वेक्टर ए मौजूद है। अपने फिंगर्स को आप कहां से स्टार्ट करेंगे, उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से पहला वेक्टर मौजूद है, जो कि मुझे नजर आ रहा है एक्स पर, ऐसे। और फिंगर्स को बैंड करके आप उस तरफ लेकर जाएंगे जहां पर दूसरा वेक्टर है। तो ये देखें, ए एक्स एक्सिस पर और बी वाई ऊपर की तरफ। तो ये देखो, ए क्रॉस बी, ए एक्स एक्सिस पर और बी वाई एक्सिस पर। तो ये देखो, ए क्रॉस बी। जब आप ऐसा करोगे ना, तो ये जो थंब है, ये थंब आपको डायरेक्शन बताएगा सी वेक्टर की। तो भाई अगर ये फिंगर्स अभी मेरी एक्स एक्सिस पर है, और ये फिंगर्स अगर अब वाई एक्सिस पर आ गई, तो ये थंब मेरा किस तरफ है, ये थंब है आउट, आउट ऑफ द प्लेन। और ये आउट ऑफ द प्लेन क्या होता है, ये होता है जेड एक्सिस। इसका मतलब जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा, इस कंडीशन में ए क्रॉस बी करूंगा, तो ये थंब बताएगा कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बाहर की तरफ होगा, आउट। और आउट ऑफ द प्लेन यानी कि जेड एक्सिस को हम ऐसे बनाते हैं। ये आ गया सी वेक्टर, ये सी वेक्टर है। ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल इसी इसी चीज को हम दोबारा से अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास वही ए वेक्टर, और ये हमारे पास वही बी वेक्टर। और इस बार जो है वो ए क्रॉस बी नहीं कर रहे, इस बार हम जो है वो बी क्रॉस ए कर लेते हैं, यानी कि बी मल्टीप्लाई करेगा ए के साथ, लाइक दिस, बी। ठीक है, इस बार हम बी क्रॉस ए कर लेते हैं। जब हमने ए क्रॉस बी किया, तो हमें जो सी मिला वो मिला आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ, ए क्रॉस बी, आउट ऑफ द प्लेन। अब हम करेंगे बी क्रॉस। इस बार इस बार ऑर्डर में जो है वो हमारे पास बी पहले है, और ऑर्डर में जो है वो ए बाद में है। तो इसका मतलब आप अपनी फिंगर्स को स्टार्ट करेंगे बी से, और बी वेक्टर आपको नजर आ रहा है वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये देखें, फिंगर्स बी की डायरेक्शन में, क्योंकि बी पहले आ रहा है। इसके बाद फिंगर्स को बेंड करेंगे ऐसे ए की तरफ। ए क्यों, एक्स एक्सिस पर है। तो ये देखो, बी क्रॉस ए। और अब आप ये चेक करें, थंब कहां पर है, थंब है इनटू द प्लेन। पहले ऐसे था बाहर की तरफ, तो ये था आउट ऑफ द प्लेन। अब आ गया ऐसे, ये देखो, बी क्रॉस ए। तो इस बार सी कहां पर जा रहा है, इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज सी, इनटू द प्लेन। ये बनता ऐसा है, लेकिन ये बेसिकली होता कहां है, अंदर की तरफ। तो भाई इस बार आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -C।
प्लस सी क्या शो कर रहा है? प्लस सी शो कर रहा है कि सी वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, आउट ऑफ द प्लेन है। और नेगेटिव सी क्या शो कर रहा है कि जो सी है वो अभी भी जेड एक्सिस पर है, लेकिन इनटू द प्लेन की वजह से नेगेटिव जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पॉजिटिव होता है जब आउट ऑफ द प्लेन हो, और जेड एक्सिस नेगेटिव होता है जब वो इनटू द प्लेन हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट में अपने राइट हैंड को अप्लाई करने का। बड़ा आसान सा तरीका होता है, राइट हैंड बैंड रूल या कर्ल रूल। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमें एक बात और पता है, जैसे हम लोगों ने कल एंगल्स की बात करी थी, तो एंगल्स में साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है, और इसी तरीके से साइन 180 डिग्रीज की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है ना? ये साइन है। कल याद है हम लोगों ने कॉस की वैल्यू लिखी थी? लाइक दिस, हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 के बराबर आता है। हमने लास्ट सेक्टर में ये सीखा था, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें कॉस थीटा था। लेकिन अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए, तो उन परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम के बराबर आता है, क्योंकि इस बार फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है, और साइन 90 डिग्री हमेशा बराबर होता है 1 के। ठीक है ना? तो ये देखो कहानी जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो गई। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर तक 90 डिग्री पर स्केलर प्रोडक्ट को मैक्सिमम का, सॉरी 0 कहा था, और आज हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर हुए, लाइक दिस, तो इनका जो सी आंसर आएगा, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा बराबर आएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी के। बस। क्यों? क्योंकि साइन 90 बराबर हो जाता है 1 के। याद है मैंने आपको कहा था स्केलर प्रोडक्ट में अगर ए बी कॉस थीटा बचकर ए बी रह जाए तो ये मैक्सिमम आंसर होता है। इसी तरीके से अगर ए बी साइन थीटा बचकर रिड्यूस होकर ए बी रह जाए तो ये भी इसका मैक्सिमम आंसर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, ए बी के बराबर आएगा अगर वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से हमारे पास क्या था? मैंने जो आपको मिसाल लिखवाई थी ना, आर पी, सॉरी, आर क्रॉस पी बराबर हो जाएगा सिर्फ आर पी के। इसी तरीके से एक और मिसाल लिख पाई थी मैंने आपको किसकी? आर क्रॉस एफ, टॉर्क हमेशा बराबर हो जाएगा किसके? आर एफ के, लाइक दिस। ये इनको अप्लाई करने का तरीका है। आर पी साइन थीटा था, तो साइन थीटा 1 के बराबर हो गया। आर एफ साइन थीटा था, तो साइन थीटा 1 के बराबर हो गया। तो सिर्फ ए बी बच रहा है, सिर्फ आर पी बच रहा है, सिर्फ आर एफ बच रहा है। ये कब बच रहे हैं? जब ये सारे वेक्टर्स आपस में, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में, 90 डिग्री की कंडीशन में जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा इसका आंसर होता है। और इसी तरीके से अगर हम एंगल को वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल या एंटी पैरेलल
vectors is always 0, 0 डिग्री हो, अगर अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो या वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, इन दोनों कंडीशंस में 0 डिग्री का मतलब होता है वेक्टर्स पैरेलल हैं, और 180 डिग्री का मतलब होता है वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। वेक्टर्स ऐसे हों या वेक्टर्स ऐसे हों, एक कंडीशन में पैरेलल यानी कि इन दो वेक्टर्स का दरमियान एंगल क्या है 0, एंटी पैरेलल इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है 180 डिग्री। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे आप, ए क्रॉस बी हमेशा बराबर होगा किसके, 0 के, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, अगर पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम पैरेलल हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम 0, अगर मूवमेंट आर्म और फोर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो टॉर्क 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। उस दिन हमने पता है क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स का मैक्सिमम था और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का नेगेटिव मैक्सिमम था, जबकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 था। आज परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्योंकि 0 डिग्री पर एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा 0 होता है, इसी तरीके से 90 डिग्री पर एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा 0 होता है। तो जब कॉस मैक्सिमम होता है तो उस एंगल पर साइन 0 होता है, और जिस पर कॉस 0 होता है उस एंगल पर साइन मिनिमम यानी कि 0 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन। ओके, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव कह लो या क्या नाम है, क्या नाम है, नॉन कम्यूटेटिव कह लो, मतलब ये कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव कह दो, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। याद है हम लोगों ने क्या लिखा था, ए डॉट बी हमेशा बराबर होता है बी डॉट ए के, ये लिखा था। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर आप मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर, तो ऑर्डर के चेंज होने से डॉट प्रोडक्ट के आंसर पर या स्केलर प्रोडक्ट के आंसर पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। यहां पर ऐसा थोड़ी होता, वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है, यहां नहीं करता, यहां करता है। तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आता, ठीक है। और इसका प्रूफ क्या, इसका प्रूफ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद है जब मैं आपको राइट हैंड रूल समझा रहा था, तो राइट हैंड रूल के अंदर जब हमने ए क्रॉस बी किया था तो सी कहां पर आया था, आउट ऑफ द प्लेन। और जब हमने बी क्रॉस ए किया था तो हमारा आंसर कहां आया था, इनटू द प्लेन। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस यही तो है कि जब आप ऑर्डर चेंज करते हो ना, तो भाई ऑर्डर के चेंज करने से, यहां की बात कर रहा हूं मैं, यहां की बात नहीं कर रहा डॉट प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर के चेंज होने से जो सी वेक्टर होता है या जो आंसर आ रहा होता है वेक्टर, वो चेंज हो जाता है। और अगर आंसर चेंज हो जाए इसका मतलब वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे लिखोगे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। So it is not commutative. It does not obey commutative law या commutative property because by changing the order of multiplication, answer also changes. ठीक है। अच्छा एक और चीज, A क्रॉस B को आप B क्रॉस A करके एक ही सूरत में लिख सकते हो जब आप इस B क्रॉस A के साथ माइनस साइन लगा दो। तो अब ये इक्वेशन सही है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन हटा दूं ना तो इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, गलत इक्वेशन है। हमें पता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को सही करना चाह रहे हो तो बस यहां पर आपने माइनस साइन लगाना है। तो यही तो डिस्कस किया था हमने, जब हम ए क्रॉस बी कर रहे थे तो आंसर सी आ रहा था पॉजिटिव, और जब बी क्रॉस ए कर रहे थे तो आंसर आ रहा था नेगेटिव सी। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सी के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो आप क्या याद रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर के चेंज करने से जो सी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और अगर वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए मतलब वेक्टर चेंज हो गया, सही है ना। तो कहने का मतलब अगर आपने इस इक्वेशन को करेक्ट करके लिखना है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए के ही लिखो, तो आपने यहां पर नेगेटिव साइन लगाना होगा। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन दोनों की रिवर्स होगी, ठीक है ना। मतलब इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, देखो ए क्रॉस बी का मतलब सी बराबर है बी क्रॉस ए का मतलब भी क्या था, सी, लेकिन नेगेटिव सी। इस तरीके से लिख रहे हो, सी बराबर होगा माइनस सी के, अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे। एक और चीज, ए क्रॉस बी, अभी भी आप बी क्रॉस ए के बराबर लिख सकते हैं। अब ऐसा क्या करें कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। फिलहाल तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट है, सही है ना। फिलहाल तो ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर होता ही नहीं है। तो एक दफा हमने इस इक्वेशन को करेक्ट कैसे किया, माइनस साइन लगा के, इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए करके। अब मतलब ये इक्वेशन सही है। लेकिन अब मैं दोबारा चाहता हूं कि ये इक्वेशन एक दफा और करेक्ट हो जाए। तो अब मैं यहां पर ऐसा क्या करूं कि ये इक्वेशन सही रहे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अब आप दोबारा मत बोलिएगा सर यहां पर नॉट इक्वल टू लगा दें, तो वो तो लगा दिया हमने। या आप दोबारा ये मत बोलिएगा सर आप नेगेटिव साइन यहां लगा दें, नेगेटिव को भी हमने डिस्कस कर लिया, भले नेगेटिव यहां लगा दो या नेगेटिव यहां लगा दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में से हमें कुछ भी फॉलो नहीं करना। अब हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं, यहां पर आप लगाते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऐसे करके। तो अगर आप सिर्फ ये मॉड्यूलस लगा दो ना, और हमें पता है मॉड्यूलस का मतलब होता है आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मॉड्यूलस लग जाए तो आप पूरे वेक्टर की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर ए क्रॉस बी मॉड्यूलस के साथ है मतलब ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कि वो है कितना, और अगर बी क्रॉस ए मॉड्यूलस के साथ है इसका मतलब बी क्रॉस ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड कि वो है कितना, सही है ना। और मैं आपको अभी बता चुका हूं कि ऑर्डर के चेंज करने से वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होती है, बाकी मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 15 यूनिट्स, तो अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा -15 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड विल रिमेन एग्जैक्टली सेम बट द डायरेक्शन रिवर्सेस, ओनली डायरेक्शन रिवर्सेस।
बाकी मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही है। तो ये तरीका भी सही है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, क्योंकि यहां पर ना नेगेटिव लगा हुआ है ना मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, तो नॉट इक्वल टू लगा दिया आपने। इक्वल लगाकर माइनस लगा दो तो भी सही हो गया, इक्वल लगाकर मैग्नीट्यूड लगा दो तो भी सही हो गया, ठीक है ना। तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। इसके बाद याद है हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में ही इस प्रॉपर्टी के बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी वाली, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी, याद है ये बराबर था ए डॉट बी के और प्लस ए डॉट सी के, याद है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों प्रॉपर्टीज को ओबे करता है। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमें एक बात पता चली अभी कि ये कम्यूटेटिव को तो ओबे नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव को ओबे करता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव को भी ओबे करते हुए ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी if order is maintained strictly। अगर मेंटेन किया जाए ऑर्डर को तो ही सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट ओबे करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव को। अगर आपने ऑर्डर में गड़बड़ कर दी तो फिर ये ओबे नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, बस डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस सी हमेशा बराबर होगा, पहले ए क्रॉस बी करेंगे, पहले ए क्रॉस बी करेंगे, फिर प्लस ए क्रॉस सी करेंगे, ए क्रॉस सी। तो अब आप चेक करो, हमने यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर में की है, कहीं पर भी ऑर्डर को नहीं छेड़ा है। तो अगर ऑर्डर को हम स्ट्रिक्टली ओबे करें, फॉलो करें, तो फिर ये वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये कम्यूटेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी था पहले, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने लिख दिया बी क्रॉस है, सर एक ही तो बात है, बी क्रॉस ए लिख देते हैं, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर आपने ए क्रॉस सी लिखना था तो आपने सी क्रॉस ए करके लिख दिया, गलत हो जाएगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिख दो, इसका आंसर सेम आना है। ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए कर दो, आंसर सेम आना है, ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर ये दोनों प्रॉपर्टीज को ओबे करता है। ये वाला सिर्फ ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव को, अगर ऑर्डर को ध्यान में रखा जाए तो ही ओबे करेगा, अदरवाइज ये भी ओबे नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब